नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति हमेशा टकराव और हिंसा के रंग में रंगी रहती है। कोई छोटी रैली हो, बैठकें हो या विशाल मार्च, किसी भी प्रदर्शन के दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में हिंसा कभी भी भड़क सकती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर खतरनाक हमले, आपसी संघर्ष, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें, ये बहुत ही आम बात वहां पर होती है। इतना तय है कि राजनीतिक हिंसा की सबसे खतरनाक घटनाएं यहीं पर होती है और खूब होती है। अभी की बात करें तो बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट इलाके में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कब्जे वाली बरसल ग्राम पंचायत के उप प्रमुख भादु शेख की सोमवार शाम को हत्या के बाद भड़की हिंसा व आगजनी ने बड़ी घटना का रूप ले लिया। हत्या से गुस्साए टीएमसी समर्थकों ने घटना के कुछ घंटे बाद ही हमले के संदिग्धों के घरों में आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की जलकर मौत की खबर है। पुलिस ने मौके से कई शव भी बरामद किए हैं और इस घटना से व्यापक तनाव का माहौल है और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल, हमारे साथ जुड़ चुकी है राजनीतिक विशेषज्ञ भरत राजगुर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से शान खान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनप्रतिनिधि बाविक अमीन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एडवोकेट सोनल जोशी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे ज्योति जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट इलाके की ये घटना कि जहाँ पर टीएमसी समर्थकों ने कहीं ना कहीं घुसाकर लोगों को घरों में बंद कर दिया और वहां पर आगजनी कर दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। जल्पा जी, एक तो ये जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। चाहे वो नेता की हत्या हो या उसके बाद प्रतिक्रिया जी स्वरूप आई ये हत्याकांड हो, दोनों ही घटना अत्यंत दुखद है। क्योंकि जान लेना किसी समस्या का या किसी भेदभाव का समाधान नहीं होता। जी लेकिन हम देखते हैं कि अगर कानून व्यवस्था की अगर बिगड़ी हालत के बारे में बात करें, तो एक ज़माने में पहले ये बिहार का नाम लिया जाता था, वो स्थान अभी बंगाल ने ले लिया है। क्योंकि कानून व्यवस्था वहाँ पर बिगड़ी हुई है, वो तो मैंने वहाँ के रहे हुए जो मेरे परिचित बंगाली परिवारों से उनसे बातचीत होती है, उसके ज़रिए मुझे पता है। लेकिन जब मतलब इस तरह की कांड होते हैं, तो अभी मैं देख रही थी लेटेस्ट अपडेट, तो अभी तक मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला है कि ये राजकीय हत्या है या किसी निजी दुश्मनी के चलते हुई हत्या है या फिर कोई ज्ञाति संघर्ष है। क्योंकि ये जो हत्याकांड में जो मारे जी गए हैं मृतक, वो किस ज्ञाति से या कौन लोग थे वो कुछ अभी पता नहीं चला है उनके बारे में डिटेल्स। तो वो कहना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से जो नेता की हत्या हुई है, तो जी वो भी राजकीय है या नहीं वो पता नहीं। क्योंकि अभी से इस बात के निष्कर्ष पे आना बहुत जल्दी कहलाएगा। और जी जिस तरह ये प्रतिक्रिया एकदम से त्वरित उसी रात को हुई, जैसे सोमवार की शाम को नेता की हत्या हुई, उसके बाद जी देर रात को ये सारा हत्याकांड हुआ, तो इसका अर्थ ये है कि जानने वाले जानते थे जिन्होंने ये कांड किया कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। क्योंकि जी अगर ये राजकीय हत्या होती, तो मतलब बहुत सारे राजकीय कार्यकरों पर हमले होते। इस तरह से मतलब एक टिपिकल मोहल्ला, एक मोहल्ला चुना गया है और जी वहां पे घरों को आग लगाई लगाई गई है बाकायदा, और जी बाहर से कुंडियां बंद कर करके। तो ये बहुत ही जी बर्बरतापूर्ण कृत्य है। लेकिन ये मतलब एकदम जिस तरह से ये फैला नहीं है, लेकिन एक सीधे एक निशाने पे किया गया है, वो मतलब कह जाता है कि ये राजकीय से ज्यादा मुझे कुछ पर्सनल, ये मतलब जो निजी कोई दुश्मनी रही होगी उसका एंगल मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। या फिर शायद हो सकता है कि कोई ज्ञाति जी विशेष के साथ तनातनी हुई हो और उसका नतीजा हो। जी लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या निकल के आते हैं इनपुट। जी बिल्कुल।
आपकी और भरत जी यहाँ पर मैं आना चाहूँगी। अगर इस घटना का अगर हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर तो कहा गया है, सीट की रचना भी की गई है कि जांच होगी, और साथ ही बीरपुर घटना को लेकर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजमूदार भी नई दिल्ली गए थे। वहाँ पर अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की और साथ में ये भी बयान उन्होंने मीडिया को दिया कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल सही आपका कहना है जलपा जी। चिंताजनक स्थिति तो पूरे पश्चिम बंगाल में है ही, मगर एक मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें गांव तक हम पार्टीज को क्यों ले जा रहे हैं। हमारे पंचायत के जो भी इलेक्शन या पंचायत के नीति नियम है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पंचायत के इलेक्शन पार्टी के बेस पर नहीं होंगे। अब टीएमसी वाले कहें या बीजेपी वाले कहें कि ये हमारा सरपंच है और दूसरी कोई पार्टी कहे कि ये हमारा सरपंच है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और जो इनकर हमला हुआ है, अब जो बहादुर शेख हैं, बहादुर शेख उप सरपंच थे, वो बाहर कहीं चाय पी रहे थे, उन पर हमला हुआ है, इसके बाद ये हमला हुआ है। तो बाद में टीएमसी का जो एक नेता है वो कहता है कि इसे कोई पॉलिटिकल राइवलरी से लेना देना ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक टीवी में ब्लास्ट हुआ और ये हुआ है। तो ऐसी बहानेबाजी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने एक्शन लेना है, राज्य सरकार ने भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने का ही काम किया है मेरे ख्याल से, सीट की रचना की अनाउंसमेंट करके। वो घोषणा बिल्कुल, आज कौन सी सीट का रिपोर्ट आप मुझे कहिए कि जिससे किसी को जो आक्षेपित है या आरोपी है उनको सजा मिली हो। तो ये सारी चीजें हम सब देख नहीं पा रहे हैं और मुझे लगता है कि पंचायत तक ऐसा चला गया ये मामला और इतनी हद तक राजनीति बढ़ गई कि आप लोगों को, खास करके महिला और बच्चों, जिनका कोई, बच्चों को क्या पार्टी है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो जो जल गए हैं, वो जिनकी मृत्यु हुई है वो सारी 7 तो महिला हैं। अब ऐसी चिंताजनक स्थिति अगर किसी भी राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है या कहीं भी है, तो मेरे ख्याल से सरकार ने भी जागना पड़ेगा। और पंचायत के इलेक्शन में ये जो बढ़ रहा है, जो खास करके दुश्मनी बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे यहाँ एक मुझे राज्य सरकार का सबसे अच्छा लग रहा है, ये मोदी साहब तो वहां बैठे ही हैं, अमित भाई भी वहीं हैं, तो ये करना चाहिए कि जहां भी बिना इलेक्शन जो सिलेक्शन होता है, खास करके मैं एक गांव का नाम देना चाहूंगा कि वहां 22 लोगों की कमिटी है। वो कमिटी इलेक्शन के पहले सिलेक्शन करती है कि कौन सरपंच बनने के लायक हैं और बाद में वही सरपंच सब सर्वानुमत से चुना जाता है। उसमें न कभी इलेक्शन होता है, न कोई पार्टी इन्वॉल्व होती है। ऐसा अगर होता है सब जगह तो ही ये इसका हल निकल सकता है। बाकी तो पश्चिम बंगाल की हालत जो क्या है कि एक घटना के लिए राज्यपाल श्री ने अगर देना पड़े अपना निवेदन और बाद में राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने आ जाए, तो ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपकी और सांझी यहाँ पर आना चाहूँगी। अगर हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब 2 पार्षदों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें से एक पार्षद टीएमसी का था और एक कांग्रेस का। यानी मतलब यही है कि चाहे चुनाव हो ना हो या छोटे से छोटे चुनाव हो, वहाँ पर हिंसा हो ही जाती है। जी जल्पा जी, तो पहले तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के अहिंसक विचारों को मानने वाली पार्टी है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते बल्कि उसका विरोध करते हैं। बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा का तांडव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और हमारे नेता और हमारे बंगाल के कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा के हमारे नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने बंगाल में 355 लागू करने की मांग की है। जिस प्रकार से भाजपा और तृणमूल ने बंगाल की शांति को भंग किया, जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसाएं एक के बाद एक वहां हो रही है, वो बहुत ही अफसोसजनक है और निंदनीय है और पूरे देश को इस पर चिंता करनी चाहिए। रही बात बंगाल की, तो बंगाल में हमेशा चुटपुट घटनाएं होती रहती है। जैसे आपने कहा कि राजनीतिक हिंसाएं वहां होती रहती हैं, मगर जिस प्रकार से भाजपा की प्रवेश के बाद, बंगाल की राजनीति में भाजपा के प्रवेश के बाद जिस प्रकार से हिंसाएं बढ़ी हैं,
उससे प्रतीत होता है कि भाजपा की और तृणमूल कांग्रेस की दोनों की जो हिंसक राजनीति की जो प्रवृत्तियां हैं, जो उनकी सोच है, उसके कारण वहां पर हिंसाएं बढ़ रही हैं। आज हम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो बंगाल के साथ साथ हमें उत्तर प्रदेश की भी बात करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ था, औरतों की साड़ी तक खींची गई थी, लोगों को मारा तक गया था। और आज उत्तर प्रदेश में जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, आज की तस्वीर हमने देखा कि खदेड़ खदेड़ के दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। उसी प्रकार से पिछले पंचायत के चुनाव में पुलिस ने यह ऑन कैमरा बयान दिया था कि भाजपा कार्यकर्ता बम लेकर पहुंचे थे, नामांकन प्रक्रिया जब चल रही थी तो डीएम कार्यालय में। तो किस प्रकार से भाजपा की भी जो सोच है वो हिंसा फैलाने वाली है, तृणमूल की भी जो सोच है वो हिंसा फैलाने वाली है। और इन दोनों सोचों ने पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में धकेल दिया है। तो हम भाजपा की और तृणमूल की दोनों की जो हिंसा की राजनीति है उसकी हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, और हम चाहते हैं कि दलगत राजनीति अपने स्थान पे है, परंतु जो सरकार में बैठा है उसका प्राथमिक कर्तव्य है राजधर्म, और राजधर्म का पालन करते हुए केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को बंगाल में अविलंब 355 लागू करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ खड़ी रहेगी यदि वो 355 लागू करेंगे, परंतु उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हिंसा है उस पर भी केंद्र सरकार को विचार करना होगा, चिंता करनी होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की हिंसा पे हम चर्चा ना करें और बंगाल में हिंसा पर चिंता करें तो कहीं ना कहीं ये पक्षपाती होगा। राजनीतिक हिंसा हो या किसी प्रकार की हिंसा हो, हिंसा का निषेध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। तो स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी का यह मानना है कि हम हिंसा का विरोध करते हैं। बंगाल में फैली जो हिंसा है उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी शिकार बनाया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कांग्रेस पार्टी के लोगों को की भी हत्याएं की गई हैं। तो हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि राजधर्म का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश और बंगाल दोनों की हिंसाओं पे गंभीरता संज्ञान लिया जाए और केंद्र सरकार के जो भी दायित्व हैं, जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, उन अधिकारों का प्रयोग करके इन हिंसाओं के खिलाफ कदम उठाए जाएं। जी बिल्कुल, आपके और भाविक जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर इस घटना की बात करें, यहाँ पर जिक्र तो कर दिया गया है कि सीट का गठन होगा, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होगी जो जांच करेगी, लेकिन इससे पहले भी वैसे तो हम चुनाव के बाद से ही देखते जा रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी ऐसी घटनाएं घटित हुई। अगर किसी की ओर से एक स्टेटमेंट आता है तो फिर इतनी हद तक दुश्मनी हो जाती है कि बस उसे मार ही दो। पहले तो अगर स्वच्छ राजकारण की बात करें तो राजकारण में स्पष्ट तरीके जो उनका जो शास्त्र होता है, जो चाणक्य जी ने उसको किया हुआ है, उसमें वो लिखा है कि जो राजकारण के अंदर जो भी है वो कोई दुश्मन नहीं होता है। उसमें स्पष्ट गाइडलाइन है कि भाई राजकारण कोई भी नेता या कुछ भी है तो राजकारण में जो लड़ना जीतना वो चीज अलग होती है, इलेक्शन अलग होता है, लेकिन वो हिंसा विंसा जो चीज आती है उसका कोई उसमें प्रावधान नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है उसके बारे में, ये खाली बंगाल की हम लोग देखने जाएंगे तो पिछले साल जो इलेक्शन हो उसके बाद भी हिंसा हुई थी, उसमें 16 लोग की मौत हो गई थी। तो लगातार ये सब चीज चलती आ रही है। दूसरी बात ये, यहाँ वहाँ के जो राज्यपाल है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी, उनके बीच में भी कुछ मनमुटाव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि आप राज्यपाल होते हुए अगर यह घटना हुई है तो आप सीधा जानकारी आप सीएम को दे सकते हैं या सीएम को पगला भरने के लिए आदेश दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट वो गृह मंत्रालय से बात करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है सीएम और राज्यपाल के बीच में जो मनमुटाव है वो बिल्कुल बाहर दिख रहा है। दूसरी बात ये चीज आती है कि अभी थोड़े समय पहले आप देखने जाओ तो 2 काउंसिलर जो आपने बात किया, 2 काउंसिलर का वो वहाँ पे हत्या हो गई। वो एक टीएमसी के थे, कांग्रेस के थे। लेकिन अगर हम नाम देखने जाओगे तो एक थे अनुपम दत्ता और दूसरे थे तपन कडू। अगर हम देख ले इस तरह से जाओगे जो हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर है तो यहाँ तो दोनों हिंदू है, तो वहां पे तो वो चीज होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ राजनीतिक जो भेदभाव की जो भावना दिखती है वो स्पष्ट दिख रही है कि ये लोग अभी उनका जो मेरे ख्याल से कोई एक सीट ऊपर पेटा चुटनी आ रहे हैं, वहां पे कुछ शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने उम्मीदवार बनाए। तो लगातार इलेक्शन का माहौल तो है ही है, लेकिन यहाँ पे अभी ये चीज आ रही है
कि ये हिंसा क्यों हो रही है। ये पहली बार नहीं हो रही है, लगातार हो रही है। बीच बीच में अगर थोड़ा टाइम छोड़ के देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं तो ये सब चीज चलती रहती है। लेकिन ये जो अभी घटना घटी है वो बहुत निंदनीय घटना है। अगर वो चीज को देखना चाहिए कि इलेक्शन वहां की जनता को भी समझना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि हिंसा किसी के वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। इलेक्शन तक एक साम सामने जो दोनों पक्ष है या तीन पक्ष है वो साम साम लड़ते हैं, जुस्से से लड़ते हैं। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जी लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मेरी सोच जो है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, आप देखिए जो आ, इससे पहले की बात, यूपी की बात करें तो जब मुजफ्फरपुर दंगा हुआ था तो हमने देखा हुआ था वहां पे बीजेपी के जो संगीत सोम और दूसरे वो दो तीन जो उनके धारा सभ्य थे उनका नाम आया था। इस बार वो लोग इलेक्शन लड़े, लेकिन वहां की जनता ने उसे जो हिंदू मुस्लिम का जो एंगल था वो जी बिल्कुल तरह से खारिज कर दिया, और वो जो तीन आदमी थे वो तीनों तीन हार गए वही सीट पे से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अभी हिंदू मुस्लिम का जो पोजीशन है वो बिल्कुल अभी मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन के माहौल के बीच में अब हिंदू मुस्लिम चलता है। आपने देखा होगा कि ये पिछले जो यहाँ पे यूपी बंगाल में जो इलेक्शन हुआ वहां पे ओवैसी भी वहां पे लास्ट टाइम में एंटर कर दिए थे जो मुस्लिम के लिए, लेकिन वहां की जनता समझदार हो गई थी, उन्होंने दूसरी तरफ से वोट दिया, लेकिन हिंदू मुस्लिम के एंगल से वोट नहीं किया है। यही यही चीज आपने यूपी में भी देखी। यूपी में भी आप देखने गए तो वहां पे भी ओवैसी की एंट्री हुई, हिंदू मुस्लिम के बारे में बहुत कुछ बोला गया। लास्ट तक तो वो लोग जिन्ना को भी ले आए, पाकिस्तान को भी जी लिए, लेकिन वहां की जनता ने उनको ये सब मुद्दों को नकार दिया और सीधी तरह से वहां के काम की बात की हुई, राजनीति की बात हुई। तो ये हिंदू मुस्लिम का भी एंगल जो है बिल्कुल तरह से खारिज हो गया है। मेरा कहने का मतलब जी तात्पर्य यही है कि पहली बार नहीं हुआ है। आप पहले पिछले बार भी देखिए जाएगा, कश्मीर की जो अभी बहुत माहौल चल रहा है, तो कश्मीर जी में क्या हुआ था जब पीडीपी और कांग्रेस के बीच में जो मिली जुली सरकार थी, उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि सेना पे लोग पत्थर अपने जवानों पर वहां के कश्मीरी के लोग पत्थर फेंकते थे। असंख्य लोगों पे मतलब केस दाखिल हुआ था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, जब भाजपा और पीडीपी का गठबंधन हो गया तो वो जो लोग पत्थर मारे थे उनका सब केस वापस कर लिया। तो एक राजनीतिक ये भाग चल रहा है। मुझे लगता जी है कि कहीं ना कहीं ये सब जो चमकला करते जाओ ताकि वो लोग के बीच के अंदर जो वैर भाव है या ये सब माहौल क्रिएट करो कि हिंदू खतरे में आ जाए या मुस्लिम को वो लोग दबाए, ऐसा माहौल मुस्लिम को लगे। तो ये सब चीजें अभी एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो गया है। ये चलता रहता है। उसीलिए कानून जो है उसको सख्त करना पड़ेगा। कोई भी जी सरकार हो, कोई भी राज्य की सरकार हो, ऐसे तत्वों को कड़क कड़क से कड़क सजा चाहिए और उसके ऊपर पगला भी भरना चाहिए। जी बिल्कुल। सोनल जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो क्यों बार बार दंगे होते हैं और वहां पर खौफ नहीं है? और शायद राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो चाहे वो खुद के ही कई बार उम्मीदवारों को गवाती हो या खुद के ही लोग को गवाती हो, लेकिन जैसे वहां पर एक छूट है हर एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा कि आप अगर कोई आक्षेप करता है तो उसे वहां पर खत्म कर दो या फिर चाहे बदला लेने के लिए सामने वाले को खत्म कर दो। जलपा अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर भीमा कोरेगांव को भी अगर याद किया जाए तो भीमा कोरेगांव हत्याकांड भी बहुत बड़ा था और उसके ऊपर जस्टिस ऑन बिकॉज मैं एडवोकेट हूँ एक सेपरेट एक एनजीओ था, उसने अपना रिपोर्ट भी दिया था। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की अगर घटनाओं की बात करते हो तो ये आम नहीं है। पहले भी अगर पंचायती चुनाव में अगर इस तरह का माहौल है तो आप सोचिए कि जब बड़े अगर चुनाव होते हैं तो कितनी हत्याएं होती है और उन हत्याओं को किस तरह से जितने लाइमलाइट में, थैंक्स टू मीडिया की हम अगर ये चीजें आपके सामने आ रही है। काफी चीजें तो ऐसी है कि जो सामने नहीं आ रही। जिस तरह से जहां पे भी यहाँ पे जलवा पहले से ऐसा रहा है कि जहां पे कोई पार्टी अगर अपने पावर में है तो दूसरे पार्टियों को कोई कार्यक्रम न करने देना, इलेक्शन के रिलेटेड अगर जुलूस निकालना है या फिर कोई भी कार्यक्रम के अंदर जानबूझ के अगर हिंसा फैलाना, ये भी हम लोगों ने देखा है। बीइंग अगर एडवोकेट बोलूं या फिर मैं भी जर्नलिज्म फील्ड से हूं तो हम लोगों ने काफी हत्याएं इस तरह से होती देखी है। पर पश्चिम बंगाल का जो वाकया है वो बहुत ही अलग है। जैसे ही कांग्रेस की जो नेता है उन्होंने बताया, शान भाई ने, कि उत्तर प्रदेश की भी बात होनी चाहिए, हर जगह भी बात होनी चाहिए। व्यक्ति जो होता है, कोई भी मनुष्य अगर इंडिया में रह रहा है तो उसकी वैल्यू है
यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं डिस्कशन हो रही है। यहाँ पे जो भी कोई व्यक्ति है वो हिंदुस्तानी की हत्या हो रही है। अपना अगर वो एक अपना ओपिनियन अलग हो सकता है, किसी को लाइक करना डिसलाइक करना कोई वो हो सकता है, पर वहां पे जो पावर में वो लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग इसके राजा है। ये राजा महाराजा वाली बात हो गई है कि जिस तरह से अगर हम लोग राजा की तरह बिहेव करेंगे, अगर कोई हमारे अगेंस्ट जाएगा तो हम उसको खत्म कर देंगे। ये कहीं पे भी नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल में चाहे जितना भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी हत्याएं हुई है जल्पा, काफी से ज्यादा तो अभी आपको दिखाई कम दे रही है, क्योंकि इतने लोगों के अननेसेसरी केसेस किए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, जिन्होंने कहीं पे कोई मीटिंग अटेंड की है, बीजेपी की मीटिंग अटेंड की है, मैं नाम से बोलूंगी, तो उनके ऊपर केसेस भी लगाए गए हैं। तो ये जो मामला है, क्योंकि वो लोग वहां पे पावर में है, दबाने की कोशिश कर रही है, और खास करके लोगों की क्रूर हत्याएं हो रही है, मार देना, कुंडिया मार के जलाना, मतलब क्या 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 कर रहे हो आप लोग। सत्ता से ऊपर आपको कुछ नहीं चाहिए। जो बंदे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और पुरुष भी, हर बार बच्चे महिलाओं क्यों, पुरुष भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी हत्याएं होना वो गलत है। और मैं चाहूंगी कि इनिशिएटिव ले, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और अगर इस तरह का बिहेवियर रहता है तो इनिशिएटिव लेना चाहिए केंद्र सरकार को। ऐसे चुनाव नहीं होते। चुनाव को सबसे ज्यादा बीइंग, अगर हम देखा जाए तो इतना इम्पोर्टेंस देके किसी की हत्याएं करना, और जब देखो तब हिंदू मुस्लिम की बात करना, कहीं से भी एंड में ओबीसी साहब चले आएंगे, अपना कोई निवेदन दे देंगे, जो मर्जी जिनको जो निवेदन देना है। पर अगर देखा जाए तो जो वहां के फ्लोर पे जो हो रहा है वो राजनीति अलग है, हमको जो दिखाई देती है और बात होती है वो अलग होती है। कितना दबाना होता है, क्या क्या कांड चलते हैं, किस तरह से, और जलपा हर जगह पे ऐसा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं तो कितना भ्रष्टाचार होता है, लोभ देने के, मतलब कहीं पे बोला कि दारू की पोटलियां बेचते हैं, अभी उसमें नहीं है, ये लोग पार्टी वाइज देखते हैं। पार्टी वाइज देखने की जरूरत नहीं है, हर बंदे को वैसे ही देखो कि हर कोई इंडियन है। और जो अभी आपने जो बात बताई, अभी जो आगे जो गेस्ट थे उन्होंने, कि एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए, और वो बहुत सही बात है कि कमेटी हो, जो भरत भाई ने बात बताई कि वो कमेटी का गठन होना चाहिए, और लोगों का कैरेक्टराइजेशन से लेके हर चीज का डिटेल होना चाहिए कि इसका कोई गुनाहित इतिहास तो नहीं है, इसके ऊपर कोई केसेस तो नहीं हो रहे, और ये जो घटनाएं हो रही है वो दर्दनाक घटना है। इसमें हम क्या वेट करेंगे? अगर राज्यपाल कुछ बोल रहा है, मुख्यमंत्री कुछ अलग बोल रहा है, मतलब ये तो एक तौर चल गया कि राज्यपाल का रिस्पेक्ट नहीं करना। हर जगह पे ऐसा हो गया, अपनी मुख्यमंत्री जो भी है वो समझता है कि मैं राजा हूं, मैं अपनी ओर से ये राज्य चलाऊंगा। तो ऐसे नहीं होता, और इनिशिएटिव लेना चाहिए, सब पार्टियों को मिलके आना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल जो भी बात है, इसमें एकजुट एकमत तो दिखाइए। इधर वो हो रहा है, उधर वो हो रहा है, बिहार में ये हुआ, उसमें हुआ, जहां पे भी जो भी हुआ वो सारा गलत है, ऐसे आवाज निकालिए। क्योंकि इस तरह से किसी को भी मारना, अगर मुझे बीजेपी पसंद है, कांग्रेस पसंद है, तो मेरा लुकआउट है, उसका मतलब ये नहीं कि कोई आके मुझे खत्म कर देगा। फिर तो कहां से लोकशाही हुई? लोकशाही का मतलब ही यही है। यही तो एकदम बहुत अच्छी चीज है भारत के बारे में, कि यहाँ पे लोकशाही जो अपनी मर्जी से जो बोलना चाहे, अपने विचार, हम आज भी यहाँ पे के न्यूज पे अवेलेबल है, अपने विचार जाहिर कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस है। और उसका मतलब ये नहीं कि कोई आके बोल जाए कि सोनल बेन ने ये बोला, जल्पा ने ये बोला, मुझे नहीं पसंद है, हमारी हत्याएं कर दो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल का जो दौर है, मैं चाहूंगी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वहां पे बहुत सारा खरीद फरोख्त भी हो रहा है, प्रेशराइजिंग भी हो रहा है, और कहीं पे भी होता हो, इंडिया में कहीं पे भी जो भी नेता हो, जो भी अपने आप को पावरफुल समझता हो, अगर इस तरह से करता हो तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, और जनता को भी सामने आना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको चुन के ला रहे हैं। जिनके हाथ खून से रंगे हैं, हम उसको क्या वोट देंगे? ये नहीं होना चाहिए जल्पा। भीमा कोरेगांव हत्याकांड भी ऐसे ही हत्याकांड था। कठुआ का भी जो एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था, उसमें मैं भी थी इन्वेस्टिगेशन कमेटी में, और हम लोगों ने जनरल देखा था कि जो चीज बनी नहीं है उसको कितना बड़ा चढ़ा के लोगों ने किया। मतलब ये नहीं होना चाहिए। आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया से ऑनेस्ट रहो। ये सब चीजें जो चलती है पीछे, वो बहुत ही गलत चलती है। तो इन सब चीजों के तौर पे मैं चाहूंगी राष्ट्रपति शासन हो, और ये इलेक्शन खारिज करे, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इलेक्शन में अगर आप किसी को सत्ता दे रहे हो, उसका मतलब क्या है? जो अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है, जिसमें नॉलेज है, जो शासन चला सकता है, मैं तो चाहूंगी MBA पास आउट है, जितने IIM से आए हुए बच्चे हैं वो चलाए, अपने गांव को एकदम न्यू देखे। हमें क्यों जाना अमेरिका, कहीं बाहर क्यों जाना है? हमारा देश बहुत ही जबरदस्त है।
अगर इतना युवा धन है 10-15 साल दे दो अपनी कंट्री को, देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा। पर हमें तो साले यहाँ पे वोट की चपलूसी में पड़े हुए हैं। कौन वोट होगा, हमारी पार्टी क्या होगा, किसका कितना भंडोल होगा, किसका कौन सा बेटे को नहीं दिया, भांजे को टिकट नहीं दिया, उसको टिकट नहीं, टिकट लेके क्या करना है। विदाउट टिकट अगर आप काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप में वो जज्बा चाहिए। बीइंग अगर सोशल वर्क करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्शन लड़ना है। आपकी आवाज इतनी ऊंची रखिए। किसी के बारे में अगर हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने नहीं, हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूंगी के न्यूज के तौर पे बोलना चाहूंगी, राष्ट्रपति शासन लगे। और ये हत्या है जो बच्चे, महिला है, पुरुषों की भी, वो भी एक घर का मुखिया होता है, उसकी भी वैल्यू होती है और लगाना चाहिए जहां पे भी हो। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इक्वल उसका हक है कि वो कहाँ पे किसको वोट दे, किसको लाइक करे। और मारा मारी हो रही है, अगर हम लोग तो फॉरेन भी जाते हैं, कहीं पे भी ऐसी मारा मारी कहीं नहीं देखी। यहाँ तो संसद में भी घुसा मारी हो जाती है, इस तरह से नहीं होता। डिग्निफाइड हो, एक हमारी कंट्री क्या है, हम कहाँ से, कंट्री के एथिक्स देखिए, संस्कृति देखिए, उस तरह से एक दूसरे का सम्मान कीजिए, वही होता है। थैंक यू जल्पा जी बिल्कुल। आपकी और ज्योति जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अभी जैसे कि यहाँ पर जिक्र फिल्म का भी हुआ और इसी फिल्म की बात करें और पश्चिम बंगाल को अगर हम बात करके मुद्दे में रख रहे हैं तो बीजेपी सांसद जो जगन्नाथ सरकार है उन्होंने भी आरोप लगाया था, बस अभी चंद दिनों पहले की ही ये बात है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि द काश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर वो वापस लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कि उनके जो मतलब समर्थक थे उन्होंने बम से हमला किया, लेकिन ये तो गनीमत रही कि वो जो बम था वो गाड़ी के पिछले हिस्से में गिरा और वो बाल बाल बच गए। यानी कि सबसे पहला प्रश्न होता है कि क्या वहां पर अब ये भी होगा कि अगर कोई मूवी देखते हैं, चलो उसे तो राजनीतिक स्वरूप मिल ही चुका है, लेकिन इतनी छोटी बात पर बम से हमला। जल्पा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। एक तो पहली बात मैं ये कह दूं कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसे किसी पार्टी का समर्थक नहीं, उसे गुंडा ही कहना चाहिए, क्योंकि जो समर्थक होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते हैं, ये गुंडे ही करते हैं, तो वो गुंडे ही कहे जाएंगे। दूसरी बात कि अभी बंगाल में परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है, आप देखेंगे कि घटनाएं वहाँ, वारदातें बहुत होती है, लेकिन हार्डली कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है। तो इसकी वजह ये है कि वहाँ डर का माहौल है। ममता बनर्जी ने बहुत मतलब पकड़ जमा के रखी है मीडिया पर भी कि वहाँ से कोई लीकेज नहीं आता है किसी न्यूज़ का, सिवा कि इतनी बड़ी कोई वारदात हो जाए। तो ये जो डर की राजनीति चल रही है वहाँ पर, और वहाँ के लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी ये चाह रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, कि इस बार ममता बनर्जी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब आई तो वो निराश थे कि अगर अब सामान्य लोग ऐसा ही चाहते हैं कि गुंडा राज बना रहे तो कोई क्या कर सकता है। तो ये भी एक नजरिया था। दूसरी बात कि अब जो मैं अगर ये हत्याकांड की बात करूं तो इसमें अभी से पहले भी मैंने कहा है कि कुछ भी जजमेंट पे आना बहुत जल्दी है, लेकिन इसमें बहुत सारी एंगल्स निकल सकते हैं। तो देखिए, ये राजनीति जो होती है ना, बहुत निर्दयी होती है। यहाँ पे इंसान की जान की कीमत बिल्कुल मतलब एक कीड़े मकोड़े जैसी होती है। ये नेता लोग अपनी सियासती तख्ता पलट करने के लिए मतलब सैकड़ों लोगों की जान ले सकते हैं। दंगे करवाने वाले कौन होते हैं? वो आम आदमी नहीं होते, शुरू करवाने वाली ये सब राजनीति कोई ना कोई पार्टियां होती हैं। तो वो लोग जानते हैं कि दंगे होंगे तो कई लोग मरेंगे, लेकिन राजनीति के अंदर ये लोग निर्दयी होते हैं। अब अगर इसके एंगल देखें, मुझे तो ये कहीं पूरी तरह से निजी कुछ मामला लग रहा है। वो जब आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि देखिए अगर ये तृणमूल कांग्रेस कैसे दावा कर सकती है, क्योंकि सरपंच लेवल के लोग तो मतलब किसी पार्टी के बिना लड़ते हैं। हाँ, गांव में ये जरूर होता है कि जब ये सरपंच के चुनाव आते हैं तो चुनाव खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके मन मुटाव जारी रहते हैं। लेकिन हाँ, वो इतने लेवल तक नहीं होते हैं कि वो मतलब किसी की जान ले ली जाए। तो अब जाहिर है अगर ये बंदा मतलब ये जो नेता हैं उनकी अगर हत्या हुई है तो ये कोई इतने दूध के धुले नहीं होंगे, कोई उन्होंने ऐसा तो कुछ किया होगा कि कोई उनके खून के प्यासा बना। तो मतलब उनको भी कोई इतनी क्लीन चिट देने की जरूरत नहीं है। भाई की भी इसी तरह हत्या की गई थी।
लेकिन कभी भी मामला इतना नहीं उछला है। ये उछला इसलिए क्योंकि प्रतिक्रिया में बहुत सारे लोगों की बर्बरतापूर्वक हत्या की गई। क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले भी 2 कॉर्पोरेटर्स की हत्या हुई है, बिल्कुल। लेकिन उस पे इतना बवाल नहीं मचा। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। और ये जो इतनी त्वरित प्रतिक्रिया हुई है, इसका मतलब यही मुझे बता रहा है कि ये कोई निजी मामला है। दूसरी बात ये है कि राजनीति में जो होता है ना, वो इस तरह की अगर पर्सनल हत्याएं भी होती है निजी कारणों को लेके, वो उनको भी कभी-कभी हथकंडा बनाया जाता है। तो एक एंगल ये भी हो सकता है कि जैसे अर्थव्यवस्था, अरे वहां पर कानून व्यवस्था खराब है, ये जी। दिखाने के लिए इसको उछाला जाए, इस मुद्दे को राजकीय स्वरूप दिया जाए, ताकि भाई वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सके। नो डाउट ये बहुत ही खराब है, लेकिन ये मतलब अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि जी। जो सत्ताधारी पक्ष है वो खुद भी करवाए इस तरह के कांड, और बाद में मतलब विपक्ष को ये बोले कि ये लोग बात को बढ़ा रहे हैं, इसको राजकीय तुल दे रहे हैं। तो इसके अंदर सच्चाई क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन बिल्कुल। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इसको राजकीय रूप देने में बहुत जल्दी मचाई जा रही है, क्योंकि अभी तक कुछ जब बाहर ही नहीं आया तो इसको आप राजकीय हत्या बोल ही कैसे सकते हो। पहली बात ही ये है, क्योंकि जो भोग बने हैं वो क्या थे, उनकी क्या दुश्मनी थी, और वो नेता की हत्या हुई है वो किस वजह से हुई, अभी कहाँ कुछ बाहर आया है। तो 1 दिन और 2 दिन के अंदर अभी तक तो मतलब पुलिस भी अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाई होगी। तो यहाँ पे मतलब पूरा एक स्टैंड लेके पूरा जिस तरह से बवाल मचाया जा रहा है, तो वो मतलब लगता है कि इसको राजकीय स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी की जो जी। अभी बंगाल में जो परिस्थिति है, तो वहां पर चिंताजनक है। अगर राष्ट्रपति शासन आता भी है तब भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी वजह से वहां की समस्याओं में या गुंडागर्दी में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं वो नहीं कह सकते, क्योंकि जी। वहां पे होगा ये कि गुंडे तो अपनी मतलब आदतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन इसकी वजह से जो एक आम जनता होती है उनको बहुत कुछ मतलब फिर पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है जब इस तरह के कोई एक्शन लिए जाते हैं। तो मेरा तो व्यक्तिगत मत यही है कि एक बार बाहर वो वजह बाहर आने दी जाए, थोड़ा समय दिया जाए, उसके बाद तय किया जाए कि आखिर कानून व्यवस्था को जो उन्होंने धज्जियां उड़ाने वाले लोग थे, इस तरह के जी। बर्बरतापूर्ण कृत्य करने वाले लोग थे, उनकी मंशा क्या थी। क्या मतलब ये क्षणिक आवेग में किया गया कृत्य था, क्योंकि जो नेता मोटिव मरे क्या उनको था? भी बॉम्ब से उड़ाया गया है। तो अब वो जाहिर है कि वहां पे जो परिस्थिति है वहां पर ऐसे लोग अपने बॉडीगार्ड्स लेके भी चलते होंगे, तो इतना मतलब उनको हत्या नहीं हो पाई होगी तभी बम से उड़ाया गया है। तो ये बहुत सारा मतलब साइकोलॉजिकल भी इसको जी। देखने की जरूरत है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। तो अभी से कोई राजकीय स्वरूप कम से कम ना दिया जाए, ये मैं बहुत चाहती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से कई और निर्दोष भी जान गंवाएंगे अगर ये दंगों के रूप में बन गया, आगे जी। बढ़ गया तो। जी, बिल्कुल। भरत जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूँगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, चाहे पार्षदों को गोली मारने की बात हो या फिर और कोई भी हिंसा का जिक्र करें, या फिर जो मैं बता रही थी कि मूवी देखकर लौट रहे थे और उन पर बम से हमला कर दिया गया, और अभी का भी जो बनाव आगजनी का देख लें, यानी प्रश्न ये उठता है कि वहाँ पर क्या हथियार रखने पर पाबंदी नहीं है या फिर उसके बिना राजनीति नहीं है? जलपा जी, सबसे पहले तो मैं कहूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ज्यादातर बड़ा पला गांव के ग्रामीण एरिया में हुआ हूँ। सोनल बेन और ज्योतिबेन भी मेरे साथ शायद सहमत होंगे कि वहाँ 3 प्रकार के माफिया होते हैं गांव में। जी। या तो रेत माफिया है, क्योंकि अभी शहर में रेत का बेचना जरूरी है, या फिर भू माफिया है, या फिर जो कहें कि पैसे वाले जो हैं, ब्याज पे जो पैसे देते हैं। ये 3 लोग के माफिया ज्यादा हैं। और अभी जो बड़ा है वो पत्थर माफिया, मतलब जो स्टोन क्रशर का इंडस्ट्री जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से जी। वो हमारे गुजरात में भी वही हाल है। गुजरात में भी आप कहें तो मैं आपको ढेरों एग्जांपल्स दे सकता हूँ, उदाहरण, कि जहां रेत माफिया अपने आप दूसरे किसी को वहां से रेत लेने ही नहीं देगा। ये हालत जो है वो बंगाल में सबसे ज्यादा है। और आज बीजेपी की जो महिला थी प्रवक्ता, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। मगर ये
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देख क्या रही है? अगर आप जैसे मिठाई पे रसगुल्ला मिल रहा है, उनका जो शब्द थे मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जी महिला प्रवक्ता के, कि मिठाई की दुकान पे जैसे रसगुल्ला मिल रहा है उसी तरह पूरे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आप जाओ तो बंगाल में वहां आपको बॉम्ब मिल जाएंगे। अब जी बॉम्ब की अगर दुकानें खुल रही है, आपको कट्टा कहीं भी मिल जाता है और आप किसी को भी गोली मार सकते हो, तो फिर तो वो जो कहें कि हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल जो राजाशाही से भी बिल्कुल गुंडा राज है। ये गुंडा राज खत्म करने के लिए सबसे पहले इनिशिएटिव ज्योति बेन ने बहुत अच्छी तरह कही और सोनल बेन ने भी बताया कि इनिशिएटिव दोनों ने लेना है, केंद्र और राज्य सरकार ने इनिशिएटिव, उस वक्त कोई पार्टी भूल जाएगी। साथ जी बैठकर ये तय करिए कि हमारे पूरे देश में से या हमारे स्टेट में से गुंडा राज खत्म करना है। किसी भी गुंडा को न तो हम टिकट देंगे, कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट हमें फर्ज इसके लिए आप कहें कि कंपल्सन करें, तब जी तक आप वेट क्यों कर रहे हैं? आपको अभी से सारी पार्टियां तय करें कि हम किसी भी गुंडा को या किसी भी ऐसे तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जी उनको टिकट नहीं देंगे या आगेवान नेता तक भी नहीं बनाएंगे, हमारी पार्टी में भी उसको सदस्यता नहीं देंगे। ये अगर तय कर ले तभी हमारा लोकतंत्र साफ सुथरा हो सकता है। वरना गांव में तो ये, क्योंकि आप जानती हैं कि एक जी 1000 के या 1500 लोगों के एक गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं। अब गुजरात में किसी मैं एक कोई कास्ट का नाम नहीं दे रहा हूं, जी मगर वहां ऐसे हालात है जिस कास्ट की वहां बहुमती है दूसरी कास्ट को दबके ही रहना पड़ता है। वो चीजें सबने निकालनी है। अब आपने भी सुना होगा, बहुत सारे हमारे न्यूज में चैनल में भी बहुत बार बताया है कि शादी के लिए अगर घोड़े पर भी बैठना है तो शेड्यूल कास्ट है या दूसरी जी कौम है, उनको बैठने के लिए भी नहीं दिया जाता है। तो ये कहाँ की बात? बिल्कुल लोकतंत्र में ये सब नहीं चल सकता है। उसके लिए हम सब ने सारे मिलकर, उसमें मीडिया सबसे पहले आगे ले सकता है इनिशिएटिव, बाद में ये पार्टियां भी इनिशिएटिव ले ले जी और साथ बैठकर तय करे कि अब गुंडा राज खत्म होना ही चाहिए। तो ही मेरे ख्याल से ये पूरे देश में जी शांति, या सही में जिसे सही माने में अमेरिका में भी आप कह सकती हैं कि दूसरी की तरह लोकतंत्र को हम स्थापित कर सकें। वरना तो ये 75 साल ऐसे ही चले गए हैं। ये पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्टेट्स हैं, शान भाई ने बताया, यूपी की बात बताई, जी दूसरी भी जगह है। आज पंजाब में सिलेक्शन हुआ, जो राज्यसभा के लिए आपने सिलेक्शन किया, उसमें भी आक्षेप हो रहे हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को ही दिया है कि जिन पर केसेस हैं। अब ये कहाँ का न्याय है कि सोनलबेन शायद उसमें ज्यादा प्रकाश दे सकती जी है कि जब तक आपका आरोप साबित नहीं होता है, आप आरोपी हैं, आप गुनहगार नहीं हैं और नेता बने रह सकते हैं। ये कैसे? उंगली तक भी आप पर अगर किसी ने कर दी तो वो उंगली क्यों होती है, वो पहले सोचना चाहिए और बाद में आपने उसे नेता बनाना चाहिए या उम्मीदवार बनाना चाहिए। ये तय करने के बाद तो ही मेरे ख्याल से हम साफ सुथरा लोकतंत्र हमारे यहाँ देश में स्थापित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपके और सांझी यहाँ पर आना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं और चुनाव याद कर लेते हैं तो खेला होबे, ये स्लोगन वहाँ पर इतना प्रसिद्ध हुआ कि हर चीज़ में ही हमें तो ये स्लोगन नज़र आने लगा। लेकिन जब ये खूनी खेला होबे हो रहा है तो डर यही बात का है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर हम गुजरात की बात कर ले, क्योंकि गुजरात भाजपा का गढ़ है, और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर भाजपा वहाँ पर जाकर प्रचार कर सकती है, तब उस वक्त कहा जा रहा था कि अब गुजरात में भी हम आएंगे कि वहाँ पर भी खेला होबे होगा। ऐसा एक स्टेटमेंट उस वक्त सामने आया था। यानी डर यही है कि कहीं ना कहीं फिर से गुजरात में ये परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए। जी जल्पा जी, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, ये हमारा देश है और ये हमारे अंग की तरह है। कोई एक अंग को भी अगर तकलीफ होगी तो हमें पीड़ा होगी उससे। तो हिंसा किसी प्रकार की हो, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम गांधी के अहिंसक विचारों को मानने वाली हमारी पार्टी है। हम हिंसा का पुरजोर विरोध करते हैं, हम किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। परंतु आपको देखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अमेठी में 4 हत्याएं, इलाहाबाद में 6 हत्याएं, लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार के
के जो गवाह है उनके ऊपर हमला भाजपा के कार्यकर्ता ने किया, तो ये ऐसा नहीं किसी एक प्रदेश में हो रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा हो रहा है। परंतु क्या हम दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं? भाजपा के लोगों को बंगाल की हिंसा दिखाई पड़ती है, भाजपा के समर्थकों को बंगाल की हिंसा दिखाई पड़ती है, परंतु उत्तर प्रदेश की हिंसा पे वो मौन है, वहां पर चलता है सब, वहां पर चलेगा। हमारे देश के एक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि चुनाव के बाद गर्मी निकाल देंगे। हमारे देश में एक महिला गौरी लंकेश, उसकी हत्या हो जाती है और उसे कुतिया कहा जाता है, उसको हमारे प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार की राजनीति जब तक देश में होगी तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि देश में हिंसा नहीं होगी? अब आप सोचिए कि जब देश का प्रधानमंत्री एक मृत महिला को कुतिया कहने वाले को फॉलो करेगा और हमारे देश में किसानों को नरसंहार करने वाले गवाहों, नरसंहार होने हुई घटना के गवाह के ऊपर हमला होगा, हमारे देश में राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण यह कहा जाएगा कि हम गर्मी निकाल देंगे, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे देश में राजनीति में हिंसा नहीं होगी? तो हिंसा चाहे टीएमसी करे, चाहे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता क्यों ना करे, हम उसका भी विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अहिंसक विचारधारा को मानने वाली पार्टी है, इसीलिए हमारी पार्टी ये मांग करती है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों पे केंद्र सरकार संज्ञान ले। ऐसा नहीं कि भाजपा की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में संज्ञान नहीं लेंगे, उत्तर प्रदेश की भी जो हिंसा है उस पर भी संज्ञान ले और बंगाल पे भी संज्ञान ले। और मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सरकारों का काम होता है राजधर्म का पालन करना। वो राजधर्म का पालन करते हुए उनके संवैधानिक अधिकारों और सत्ता का उपयोग करके बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों ही स्थानों पर अनुच्छेद 355 के तहत कार्रवाई करे और वहां पर अनुच्छेद 355 के तहत कार्रवाई करके वहां की सरकारों के साथ बातचीत करे। यदि वहां की सरकार फिर भी मानती नहीं है तो 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जाए। और कांग्रेस पार्टी, यदि बंगाल में और उत्तर प्रदेश में 355 लागू किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार के इस निर्णय का समर्थन करेगी। जी बिल्कुल, आपकी और भाविक जी यहाँ पर आना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम हिंसा की बात कर रहे हैं तो ये पहली बार नहीं है कि जब ऐसा हुआ था। कुछ समय पहले भी हमने देखा था कि भाजपा के एक नेता की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद भी कई बनाव इस तरीके से भी बने थे कि प्रधानमंत्री को भी वहाँ पर फ़ोन करना पड़ा था। लेकिन फिर भी हर बार एक सिर्फ दिलासा दिया जाता है कि हाँ जांच हो रही है, चाहे वो हम बात कर ले केंद्र की ओर से या फिर हम चाहे बात कर ले राज्य सरकार की ओर से, लेकिन वो जांच के रिपोर्ट कभी ऐसे सार्वजनिक तरीके से बाहर नहीं आते हैं। देखिए, जांच का विषय जो है सबसे पहले राज्य सरकार के पास होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज, ऐसी बड़ी घटना होती है तो वो सीट तक जाती है। लेकिन यहाँ पे जो तपास का जो सब्जेक्ट आता है वो बाद में आता है। अगर तपास की जो बात करें तो मैं आपको एक नाम देता हूँ। हमारे गुजरात के अपने बात करते हैं तो हरेन पंड्या का केस जो मर्डर हुआ था, वो कौन सा राजकीय प्लानिंग था? आप समझिए ये चीज को। आज तक उनका कोई भी अपराधी नहीं मिला, मतलब जो भी है वो नहीं मिले हत्यारे। तो यहाँ पे क्या चीज होती है? और ऐसे बहुत सारे चीज है। अभी जस्टिस लोया की जो बात करते हैं, उनका रहस्यमय जो मौत हुई है उनकी कोई जांच नहीं हुई है। अभी जो आप बता रहे थे 300 किलो जो मतलब आरडीएक्स जो पुलवामा में आया है, लेकिन आज तक जनता को पता नहीं है कि उसमें क्या हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें। अगर हम दंगा देखने जाओगे तो दिल्ली के इलेक्शन के बाद 1.5 महीने तक दिल्ली सुरक्षा रहा हुआ था। उसमें कितने लोग मर गए थे, कितनी तकलीफ हुई थी? क्या उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? नहीं हुआ। उसमें क्या उस टाइम पे सरकार तो उनकी थी, गृह मंत्रालय तो मोदी जी के पास थे, अमित शाह जी के पास थे। तो ये सब चीजें ये हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा, सोनल बेन ने जो बोला है, ये जितने भी पैनलिस्ट ने बोला है बिल्कुल सही बात बोला है कि यहाँ पे जो क्रिमिनल लोग होते हैं, क्रिमिनल लोग को उनको इलेक्शन मतलब जो भी है उनको उम्मीदवारी नहीं करनी चाहिए या अच्छे नेता जनता को देने चाहिए। लेकिन जिन पे आरोप हुए हैं उनके लिए न्याय तंत्र क्या करते हैं? उनकी जो प्रक्रिया है उसको फास्ट करनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे न्याय तंत्र का जो उनकी कमजोरी समझो या कुछ भी समझो, 10-10, 12-12 साल, 15 साल तक वही नेताओं पे केस चलते रहते हैं और जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये भी तो जनता की विडंबना है। अभी आप देखिए ऐसे बहुत सारे केस है। अभी हमारे गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के अंदर जो अभी सोनल बेन को तो पता होगा क्योंकि वो हाई कोर्ट में वो करते हैं। ये जो नेता अपने शिक्षण मंत्री थे भूपेंद्र सिंह चुड़ासुमा,
तो उनको हाईकोर्ट ने बोला कि भाई ये गलत तरीके से चुटे हुए नेता है, ठीक है, वो सुप्रीम में चले गए। आज अभी अभी इलेक्शन आएगा 8 महीने तक, लेकिन यहाँ सुप्रीम में से उनका कोई ऑर्डर आया नहीं है कि नहीं आप गलत तरीके से चुने गए। मतलब पिटीशन दाखिल हो गई, आराम से बैठो, वो उनका कार्यकाल चलता रहेगा। अब 5 साल कार्यकाल उनका खत्म हो जाएगा, तो फिर अभी वो 5 साल के बाद अगर बोलेंगे तो उसका क्या मतलब है? अगर मान लो कि वो गलत तरीके से भी नेता उसको डिक्लेयर कर देंगे तो अभी क्या फर्क पड़ने वाला है? और दूसरे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इस राज्य में जो सरकार होती है, तो वो सरकार ने वो चाहे तो उनके पर से केस हटा सकते हैं। तो वो जो जहां सरकार बनती है तो अपने ही नेताओं के जो ऊपर केस लगे होते हैं तो वो सरकार वापिस ले लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है अभी रिसेंटली यूपी के इलेक्शन के बाद कि अभी जो भी नेताओं पे केस हो गए वो आप वापिस नहीं ले सकते हैं, ऐसा करके कुछ टिप्पणी दिया हुआ है। तो ये सब जो है पोलम पोल है, जो न्याय तंत्र के अंदर भी वो चीजें नेता की ताकत आती कहां से? क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे, न्याय तंत्र में 3 प्रोसेस है, एक छोटी कोर्ट में जाएंगे, अगर उसमें नहीं है तो अगली ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, उसमें नहीं है तो हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो है, हमको निकालना है 5 साल है, और क्या करना है हमको? कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि भाई ये आपका जो भी राष्ट्रीय पक्ष है उनका जो अपना वेबसाइट पे उनका डेटा डालिए उम्मीदवारों का कि उन पे पर कितना केस है, उन पे पर कितना केस है। लेकिन न्याय तंत्र की प्रक्रिया जो है कि इतनी ढीली क्यों है? अभी जनता के हित में अगर हम लोग काम कर रहे तो उनको भी, जैसे बलात्कार उनके जैसे केसों के अंदर जो हम फास्ट ट्रैक की डिमांड करते हैं, तो ये लोग के केस के अंदर भी फास्ट ट्रैक की डिमांड करनी चाहिए। वो भी जन प्रतिनिधित्व है, हो सकता है कि जो सरकार है वो विरोध पक्ष वाले उन पे कोई भी केस भी बोल कर सकते हैं या फिर उन पे आरोप लगा के कहीं ना कहीं उसको केस में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हाईकोर्ट के मतलब न्याय तंत्र की बात आती है तो इसको फास्ट ट्रेस करके उसको, अगर वो अपराधी है तो उसको सजा करनी चाहिए, और नहीं है तो उसका जो मुकदमा है उसको डिसमिस करना चाहिए। तभी तो जो नेता अच्छे लोग हैं तो उनको मिलेंगे। नेताओं को सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि उनको अभी डर नहीं है। आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, उनको डर नहीं है, क्योंकि न्याय तंत्र की प्रक्रिया से वो अगर कोई भी नेता आज छूटा जाता है तो उसको पता है कि अगर केस का मेरे पास चाहे 500 केस क्यों नहीं हो, लेकिन वो मेरे को 5 साल तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। तो यही सब तकलीफ होती है। अगर स्वच्छ राजनीति का हम लोग लाएंगे, लोकशाही को अगर हम स्ट्रांग करना चाहते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि न्याय तंत्र है, जो चाहे कोई भी हो, कोई भी पक्ष का या किसी भी है, लेकिन इनका फास्ट ट्रैक में केस चलना चाहिए और उनका 6 या 1 साल के अंदर तो कम से कम उसका जो भी आरोप है या कुछ भी है उसका डिसीजन लेना चाहिए। जी बिल्कुल। सोनल जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूँगी, जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ, बात भी हुई कि वहाँ पर क्या हथियार रखना गुनाह नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं, कई बनाओ कि किसी भी व्यक्ति से अगर आपको कोई तकलीफ है उसके ऊपर आपने बम फेंक दिया, ये बम आया कहाँ से या फिर ये गन अगर ये रखते हैं वो आई कहाँ से? सबसे पहले जांच तो इसकी होनी चाहिए। हर बार कोई भी घटना आती है या मामला सामने आता है तब राज्य सरकार कह देती है कि नहीं हम इस घटना की जांच करेंगे, हम ये मामला क्या है वो देखेंगे समझेंगे, फिर रिपोर्ट भी हम सार्वजनिक करेंगे, जो कि कभी होता नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्यों वहाँ पर सरकार नहीं ये ध्यान देती या देना नहीं चाहती कि आखिरकार ये हथियार या फिर ये बम बारूद आते कहाँ से है? एक्चुअली अगर देखा जाए जल्पा तो हर जगह पे, जैसे कि इतना ड्रग्स पहले कभी गुजरात में नहीं मिला। मंशा होनी चाहिए, जब भी कोई काम करने की अगर इच्छा धारण करता है तो वो काम होता है। अगर दारूबंदी की बात करें तो आपको मालूम है गुजरात में कितना इवन रेवेन्यू भी जा रही है, उससे अच्छा तो उसको रेगुलराइज कर दे तो रेवेन्यू तो आए एटलीस्ट। मेरा ये बहुत ही क्लियरली बोलना है, इससे ज्यादा यहाँ पे दारू बिकता है। अभी जैसे कि कोई नेता बना उसको क्या करना है, जैसे कि भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे कंट्री का। जितना करप्शन यहाँ पे होता है उतना करप्शन कहीं पे भी नहीं होता। अगर कोई कंप्लेन लेके पुलिस के पास जाएगा ना तो जो कंप्लेनर होगा ना उसको ही डर लगेगा, उसको इतना उस तरह से बिहेव करेगी कि उसने कैसे गलती कर दी, वो कहाँ से पुलिस स्टेशन आ गया। यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला कि त्रिनेत्र चल रहा है, यहाँ पे कैमरे लगाए जाए, मैं चाहूँ इनका माइक भी लगाया जाए। वो किस तरह से बोलते हैं, किस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज है, कैसे लहराते हैं, जैसे कि चले ये हो गया वो हो गया। वो बोलने का एक लहजा होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। वो बेचारा कंप्लेनर है, वो आपके पास आया है। और जिस तरह की बात की जाए जल्पा, विदाउट
मिली भगत कोई भी चीज नहीं होती, चाहे ड्रग्स हो, दारू हो, हर जगह पे। जैसे कि वहां पे इतने सारे चेक पोस्ट थे, किस तरह से ये इतना दारू गुजरात में घुसता है। आप सोचिए, राजस्थान से जितना नहीं था, अभी देखो कितने ट्रक पकड़े गए, ड्रग्स देखो कितना पकड़ा जा रहा है। इसी तरह आईबी बहुत ही एक्टिव है। जो जो आईबी के इवन रिपोर्ट्स भी होते हैं, उसके ऊपर काम होना बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन बहुत ही जैसे बोला जाए तो 2-2, 3-3 किलोमीटर पे पुलिस स्टेशन दिए हुए हैं, या फिर पुलिस चौकी दी हुई है। उसी तरह कॉरपोरेटर है, नगर पालिका पार्षद है, सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, हर जगह पे अगर चीज है। अगर हम अपने देश को अगर श्रेष्ठ बनाना चाहे तो कहाँ पे कौन सी चीज है उसका नॉलेज मिलना बहुत 2 मिनट की बात है। कहाँ पे क्या बिकता है, जैसे कि अगर बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट मैं निकलती हूँ तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे चाय की किटली है, यहाँ पे गराज है। तो उसी तरह से अगर अगर लोकल कॉर्पोरेटर होता है जो अपने एरिया में से बड़े शान से घूम घूम के वोट लेते हैं और उसके बाद तो भूल जाते हैं वहां पे। यहाँ पे जलपा इलेक्शन लड़का मतलब गटर और पानी की बात होगी, हम इसको यही मतलब ये प्रोवाइड करा दिया, बहुत बड़ी बात होगी। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा और दूसरी बात बोलूं, अगर उन्होंने कुछ भी किया, कहीं पे ब्लॉक्स लगवाए या फिर कहीं पे कोई कनेक्शन दे दिया, पानी की टंकी हमने बनवाए, अरे आपने कहाँ से बनवाया भैया? आपको तो सिर्फ इलेक्शन लड़के आपको हम लोग लाए हैं, पैसा तो जनता का है, टैक्स भरते हैं हम लोग, आपको सिर्फ मैनेज करने के लिए बोला है। जो एटीट्यूड है, जो उनके तेवर है, जो उनका बात करने का तरीका होता है, हमने किया। भैया आपने पहले ये जो अभिमान है ना वो निकालना चाहिए। अगर आपको जेन्युइन सोशल वर्क, आपको सोशल वर्क करना है तभी आप पॉलिटिक्स में आइए। अगर आपको चाहिए कि मुझे वो लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी, मेरा ओहदा बढ़ जाएगा, लोग मुझे बुलाएंगे और चढ़ाएंगे स्टेज पे और हार तोड़े करेंगे, तो मत बनिए। जहाँ पे आप डाउन टू अर्थ रह सकते हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल हो सकते हो, मिलिए। और अगर आप हर जनता के लिए, हर नागरिक के लिए अगर आप इक्वालिटी से देख, वहां पे कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे घर में भी ना हो, तभी आप सही तरह से इलेक्शन की बात होती है। यहाँ तो जलपा क्या हो गया, हमारे पास ये अरे हमारा बंदा है, उसको छुड़वाने के लिए लोकल कॉर्पोरेटर भी पहुंच जाएगा। जितने भी दारू के खेटे के चलते पीआई सारे, यार हमारा बंदा है, कितने साल कर उठले करे, अभी 2-3 महीने पासा में हो जाए, फिर बाद में देख लेंगे। ऐसी बातें होती है। बीइंग ए लॉयर मैं जानती हूँ, और इतना भ्रष्टाचार से दिमाग इतना खराब होता है कि कब हम लोग ट्राई करते हैं कि मेरा देश है, मुझे अपने देश को बहुत आगे देखना है, ट्राई करते हैं पर कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं और अगर जलपा देखा जाए तो हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं, बाहर की कंट्री वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको भी विदेश नीति किस तरह से चलेगी, कैसे कौन सी पार्टी के साथ कौन सा गठबंधन है, ये भी चलता है जलपा। अगर आप देखा जाए तो उसी वजह से, जैसे कि इन्होंने फेसबुक पे लगाया, जैसे कि अभी सोनिया गांधी ने बोला कि हमारा ये फॉलोअर नहीं थे, हमने अभी के न्यूज पे डिबेट किया था उसके ऊपर। तो ये सब चीजें होती हैं, मतलब कहाँ से आप चीजों को तरोड़ मरोड़ सकते हो। ये फॉरेन से भी चलता है कि इनकी कोई पार्टी के साथ अच्छा गठबंधन है तो वो लोग फंडिंग करते हैं, इनडायरेक्टली फंडिंग करते हैं, दंगे हो जाए, इधर मर जाए, पर ये बंदा आ जाए तो हमारा कामकाज हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल व्यापार चलता है, उसमें भी करप्शन है, उसमें भी हमने तो बड़े बड़े नाम सुने हैं। जिस तरह से हमने सुना कि ये कांड हो गया, इतनी बोफोर्स कांड की बात कर लीजिए, या फिर चाहे वो शस्त्रों की बात कर लीजिए। अगर हमें हमारे सैन्य के लिए कुछ चीजें लेनी है, क्योंकि सैन्य समझौती तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिस तरह से हमारे पास हर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसमें भी खरीद फरोख्त होती है। इसमें भी कितने लोग कहाँ से मिले हुए हैं, कहाँ पे क्या कनेक्शन है, सबके। मैं तो चाहूंगी जितने लोग अगर गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट के साथ हो, कोई भी पार्टी के साथ, सबके फोन टैपिंग होने चाहिए, किसका कौन से साथ कनेक्शन है, कितने पैसे हैं। आप देखो अगर जलपा तो इनकी प्रॉपर्टी सीधे ही बढ़ जाती है 200, 300, 400 टका। कैसे हो जाता है ये सब चीजें? मतलब आप इलेक्शन लड़ने के लिए आए हो कि क्या करने? आधों से ज्यादा तो मतलब किसी ने तो ब्लॉक की भतीजों को बोल दिया, भतीजे भैया भाई मैं कॉर्पोरेटर बन गया हूँ, तू अपनी फैक्ट्री लगा ले, मैं तेरे को देता दूंगा ऑर्डर, हमारा काम चलता रहेगा। अरे भैया क्यों करना है? एक ब्लॉक अगर नहीं मिलेगा, 30 रुपए का है, अगर आपको नहीं मिला, बांकड़े में भी तभी कमीशन खा जाते हो। छोड़ो उनको, छोड़ो। अगर आपको जिस तरह से लोग लेके आए हैं, अगर आप काम कीजिए, अगर जनता का काम कीजिए, लोगों को सुने, उनको गाइड कीजिए, अपने देश प्रेम की बातें कीजिए। कितने पापड़ बेले, कितने मर गए, तब हम जाके हम आजादी को देखा है। आजादी को देखने के बाद भी अगर अभी देखो यूक्रेन में सब वही धरा का धरा रह गए और आपको निकलना पड़ा। हम अपने कंट्री को मजबूत कैसे बनाए, हमारा
देशभक्त के बारे में हमारे नॉलेज होना चाहिए कि हम कहाँ से हैं, क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। हम लोग अगर इस तरह से मतलब ड्रग्स का इतना व्यापार चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा मैं चाहूंगी कि पूरे जो पुलिस फोर्स है उनको बहुत ही डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए। बच्चों के एजुकेशन में भी ये देश भावना का कंपलसरी होना चाहिए। मैं तो चाहूंगी इनके लिए भी बच्चों को भी, जैसे कि ये लोग स्काउट एंड गाइड्स वाले देते हैं ट्रेनिंग, पर पर्टिकुलर थोड़ा एक ट्रेनिंग आर्मी का भी देना चाहिए कि वो मेंटली उनका एक स्ट्रांगनेस हो। बच्चे विवरिंग माइंड हो गए, अभी तो मोबाइल फोन में घुस गए, गेम में घुसे हुए हैं। अभी वो भी देख रहा है कि क्या कंटेंट बिक रहा है। अगर हमारे कंट्री में कितना कंटेंट वेब सीरीज में दिखाई दे रहा है, लिख देते हैं 18+, सारे न्यूडिटी दिखाते हैं, बच्चे क्या देखेंगे? अगर बच्चे देखेंगे यही तो कहाँ देश का भविष्य बनेंगे। काफी चीजें हैं जलपा, बहुत सारी चीजें जिसमें मतलब पूरे जमीनी तौर से शुरू करना पड़ेगा। एजुकेशन में बदलाव चाहिए, लोगों की मेंटालिटी में बदलाव चाहिए, लोगों के मतलब हर चीज में उनका सेहत के प्रति, अगर हम युवा है तो सेहत के प्रति भी हमारा ध्यान होना चाहिए। यहाँ अगर हम लोग 100 किलो के हो गए तो कहाँ से लड़ेंगे कुछ कल कुछ होता है तो। और हमारी कंट्री के मेंटालिटी, अगर हम लोग कंट्री में रहते हैं तो हमारा बौद्धिक धन सबसे ज्यादा वही होता है। अभी देखो कि छोटा सा देश है पर अपनी इंटेलिजेंस से वो इतनी मात दे रहा है, तो वो होना चाहिए। यहाँ पे तो लोग दे टोक अपनी बोल दिया ये 18+ कर दीजिए, बच्चे जा रहे हैं, छोटे भी जा रहे हैं, ये सब चीजों को रोकना चाहिए। और सबने हमें मिलजुल के सारी पार्टियों में उसने समझौता होना चाहिए कि हम सपोर्ट करेंगे, हम हमारे कंट्री को आगे लाना चाहेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। यहाँ तो आ जाएंगे तुरंत ही कॉन्स्टिट्यूशन लेके कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। अगर पूरे देश के लिए अच्छा हो रहा है, मानव अधिकार वाले भी जहाँ पे झंडा झाड़ना चाहिए वहां पे नहीं झाड़ेंगे। जहाँ कोई रेप का आरोपी होगा अगर उसको रोड पे रखना चाहिए। मैं चाहूंगी मुझे भेजिए, मैं करूंगी उसको गलम सलिए से उसकी स्किन उधेड़ना चाहती हूँ, जिंदगी में कोई रेप ना करे। जहाँ पे करना चाहिए उसमें मानव अधिकार नहीं लगना चाहिए। जहाँ पे स्त्रियों और बच्चों की रक्षा की बात होती है, जहाँ पे हर चीज के बारे में अगर हम लोग तरोड़ मरोड़ के कोई भी लॉ बनता है जलपा, उसको तरोड़ मरोड़ की दोनों साइड होती है। उसमें अगर हम लोग हमारे देश के लिए अच्छा क्या है सपोर्ट कीजिए ना। ऑपोजिशन में ऑपोजिशन स्ट्रांग होगा तो अच्छे काम होंगे, ना कि हर बात में ना ना ना, ये गलत होता है। चाहे कोई भी पार्टी हो, और आज अगर बहुमत में कल वो भी आ सकती है नीचे। हर किसी का यही है, तेरे बाद मेरा मेरे बाद तेरा। अच्छा किया तो टिकोगे, वरना वही मुड़ धुड़ के आना ही आना है। तो ये होना चाहिए। पर अभी यहाँ पे काफी चीजें हैं जलपा, हम लोग भी जितना होता है उतना करते हैं। और जो भाई साहब ने जो बताया अभी कि केसेस लंबे से लंबे चलते हैं, मैं आपके साथ एग्री हूँ। अगर भाविक जी अगर आप देखा जाए तो रोज के इतने केसेस होते हैं, अब कितनी कोर्ट भी अलग बनाए। लोग समझते लोक अदालत करते फिर भी मानते नहीं है। छोटी बात झगड़ा हो गया, बाजू वाले से झगड़ा हो गया, तुरंत एट्रोसिटी लगा दो, इसको डाल दो अंदर, इसको तरह उसने मारा नहीं, उसने मेरे पे एसिड फेंक दिया सीधे ही। अरे भैया एसिड कहाँ था, क्या बात हो रही थी? अगर घर में झगड़ते नहीं हो आप लोग, हमें ट्राई करना है कि कोर्ट पे प्रेशर कम हो, केसेस कम हो, जेन्युइन केसेस हो, जहाँ पे आरोपी है जो गुनाहित है वो चले। उससे ज्यादा तो छोटे छोटे केसेस चलते हैं, इसने ये बोल दिया उसने वो बोल दिया। हमारे में सहन शक्ति खत्म हो गई है। अगर भाई बहन लड़ते हो तो क्या एक दूसरे पे पुलिस केस करते हो? अभी मैं एक जगह पे, इसलिए मेरे को गाड़ी में आना पड़ा, मैं एक जगह पे गई थी, दोनों कोई अननेसेसरी झगड़ा हो गया था। मुझे किसी ने फोन किया, बहन चलिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। बोला मेरे कपड़े फाड़ के लेडीज खड़ी हो गई थी। अरे भैया क्यों कर रहे हो ऐसे? तो समझाना पड़ता है, उनको सेंसिटाइज करना पड़ता है हमें। उसमें हम लोग अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं, मेरे लिए करती हूँ मैं। तो आप लोग भी जागिए, लोग भी जागे, जाके करे कुछ कि लोग को समझाए। और केसेस के लिए ये भी बोले कि जितने एग्जाम्स देते हैं, अब उनकी मेंटालिटी जहाँ घुस गई है मोबाइल और गेमों में, जब वो एग्जाम भी तो जीपीएससी देनी पड़ेगी, और वो भी आधे से ज्यादा तो कोई केस कर देता तो लटके रहते लोग, बच्चों का भविष्य खराब होता है, हर चीज में लटके रहते हैं, कुछ भी नहीं मिला सीधे कोर्ट पहुंच जाओ लगा दो। मतलब एक बंदे की वजह से काफी लोगों के भविष्य लटकते हैं। ये बहुत लंबी बात है, हम लोग बहुत रूटीन काम करते हैं, पर जितना हो सके करते हैं। पर हमें भी हम सबका सपोर्ट चाहिए, सब लोगों का चाहिए, कोई पार्टी पर्टिकुलर नहीं है। हम सारे हिंदुस्तानी एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हम अपना कंट्री बदल सकते हैं। बंगाल में अगर ये नहीं रोका गया तो हो सकता है आने वाले समय में दूसरे राज्यों पर भी इसका गहरा असर हो। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक हमने दर्दनाक और शर्मनाक हमने ये घटना देखी, एक हत्या देखी,
यहाँ पर दृश्य भी आप देख रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक थे, बहुत ही शर्मनाक भी थे, लोगों को जिंदा जला दिया गया। जो दृश्य हमें भी ब्लर कर कर दिखाना पड़ा क्योंकि वो इतना ही आघात रूप भी था। यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि राजनीति को राजनीति तक क्यों सीमित नहीं रखा जाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, चुनावी आक्षेप प्रत्याक्षेप हो गए, लेकिन जनता का मत, जो जीता वही सिकंदर, क्यों वो मान लिया नहीं जाता? क्यों नहीं ये सोचा जाता, या फिर राजनीति उस पर नहीं होती कि लोगों का क्या भला होगा? पर यहाँ पर तो लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अगर ये घटनाएं वहां पर नहीं अटकी तो क्या दूसरे प्रदेशों में भी अब इसी से सबक लोग ले लेंगे? क्या यही सीख ले लेंगे कि कुछ भी हुआ तो बस बम से उड़ा दो या गोली से उड़ा दो? आखिर कब तक ये बंगाल में ये घटनाएं घटित होगी? रिपोर्ट मांगा तो गया है, रिपोर्ट क्या आएगा? या फिर रिपोर्ट आने से पहले ही कुछ ऐसी हिंसा दोबारा हो जाएगी, जो हम कई समय से देखे जा रहे हैं ये सिलसिला। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे तो हम बंगाल में शांतिपूर्ण वातावरण चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये बात यहाँ पर नहीं अटकी तो कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।